हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ अपनी आंसर की आ चुकी थी, तो हमने उसमें से कुछ बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए निकाल के ले गए मैथ्स के, जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में डायरेक्ट आपको मदद करने वाले बेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ बेस्ट सॉल्यूशन में इस क्लास में कराने वाला हूं। और ये क्लास आपकी रेलवे वाले बच्चों के लिए मेरी तरफ एक खास तौर पर उनके लिए रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट मैं खुद कराऊंगा। उसमें आप देख पाओगे क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या होगी और हमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे हमें कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर उसके बाद डिसाइड करिएगा आपको यहाँ से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मेरे हिसाब से एक दो क्लास किसी भी टीचर की देख लेनी चाहिए, जिससे आप जज कर पाओ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में जज नहीं कर सकते हो सकता है कुछ क्रक्स हो। वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। और बाकी जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। बाकी साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूँ, मैं पहले से भी पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2026 मैथ्स एग्जाम पेपर यानी कि पहला आपका मैथ्स सेट है इसमें, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ टॉप क्वेश्चंस के साथ साथ टॉप सॉल्यूशंस। और आप जब क्लास देखोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन मैं बायलिंगुअल लेके आया हूँ, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम का बच्चा, कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है आपका। क्वेश्चन है आपका, इन स्टैटिक्स आउट ऑफ द 100 द मार्क्स ऑफ 21 स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम आर एज 90 प्लस 95 95 94 90 85 84 83 85 81 92 93 90 82 78 79 81 80 और 82 85 76 85। देन द मोड ऑफ द डाटा है। आपने स्टैटिक्स आपको पता है रेलवे में पूछी जाती है, सांख्यिकी जिसको आप बोलते हैं। सांख्यिकी में 100 में से 21 छात्रों के अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंक इस प्रकार है: 90, 95, 95, 94, 90, 85, 84। इस तरीके से सेट दे रखा है, उसमें से आपको पूछा है आंकड़ों का बहुलक। क्वेश्चन आपके लिए इतना बड़ा दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मीन, मोड और आपका रेंज किस तरीके से निकालते हैं। तो हमें दो तीन चीजें हमें याद रखनी पड़ी। हमें स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाता है? एक तो मीन पूछा जाता है। मीन का मतलब होता है एवरेज। कभी भी आपको कोई डाटा दे के अगर आपसे मीन पूछा जा रहा है, तो मीन का मतलब होता है एवरेज। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मोड का मतलब होता है बहुलक, इसको हम मीन को तो बोलते हैं हिंदी में माध्य, और इसको बोलेंगे हम बहुलक। क्या बोलेंगे? बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया हो। अब इसमें से हमें डेटा में से जो नंबर मैक्सिमम टाइम, हमें कौन सा नंबर दिख रहा है? पहली बात तो हम पूरे डाटा को ना देखते हुए पहले तो ये देखें 84 का मैक्सिमम टाइम आ रहा है, हमें ऑप्शन से खेलना है। तो 84 कितनी बार आ रहा है इसमें? 84 एक यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक बार, तो ये बहुलक नहीं हो सकता, यानी कि हम ये मोड नहीं हो सकता। 83 कितनी बार आ रहा है? आप बोलोगे 83 इसमें डेटा में कहीं है? एक एक ही बार है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 87 को जरा हम देखते हैं, 87 कितने टाइम्स आ रहा है? कोई बच्चा बताएगा? 87 तो है ही नहीं। तो हमें पता है मोड यानी कि बहुलक हमें निकालना है जो संख्या मेनी टाइम्स आई हो इस डाटा में, सबसे ज्यादा बार आई। तो 85 हमें एक दिख रहा है, देखो 85 यहाँ पे भी है, एक डाटा ये है, 85 एक डाटा ये है, और 85 यहाँ, 84 5 चार बार आया। तो हमारा इसका आंसर बहुलक क्या होगा? 85। एक लाइन का सवाल है, लाइन का सवाल भी नहीं, आपको बस इतना पता है कि कभी भी आपसे मीन निकलवाए तो आपको एवरेज निकालना है। और मोड यानी कि बहुलक का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो, यानी 85 को हम कितने बार रिपीट किया? चार बार। तो यही इस सवाल का आंसर होगा, इसको हम बोलते हैं बहुलक। समझ में आया? स्टैटिक्स के ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, वेरिएंस वगैरह तो एसएससी सीजीएल मींस वगैरह क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 85। देखने में सवाल बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन आपको पता है जब आपको कंसेप्ट याद है तो इसका मोड आपका आ जाएगा 85। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है आपको, अ स्कीम लाइक बाई 6, get 4 free on the same kind of articles with the same MRP attract as percentage discount। एक ही प्रकार की वस्तुओं पर समान एमआरपी पर 6 खरीदी 4 मुफ्त पाएं जैसी योजना पर परसेंट छूट क्या मिलेगी?
यानी कि कह रहा है जिसमें से हमने क्या बोला कि कोई भी 6 चीज खरीद रहा है उसमें 4 फ्री मिल रही है उसको, तो फ्री का मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है। देखो 6 खरीद रहा है और 4 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर हम इसका सीपी निकालें या प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है या लॉस परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो टोटल वस्तु हमारे पास कितनी है 4, तो उसके प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितनी वस्तु लेके आ रहा है बट वो पैसा कितने का दे रहा है 4 का, तो कितना आ जाएगा, यानी कि उसको कितने परसेंट की छूट मिल रही है, आप बोलोगे 40% की मिल रही है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सवाल को समझेंगे दोबारा से, हो सकता है आपको ये अप्रोच समझ में नहीं है, लेकिन आपको पता है कोई भी हम चीज दुकान से खरीद के लाते हैं, वो कहता है भाई हम तीन शर्ट ले रहे हो उसमें हम आपको फ्री देंगे, तो आपके पास आर्टिकल कितने हैं, आप बोलोगे मेरे पास तो आर्टिकल 4 आए, पैसा मुझे कितने का देना पड़ रहा है 3 का, तो कितने परसेंट छूट मिलेगी। समझो, मैंने बोला कोई एक दुकानदार से आप लेने गए अपने लिए शर्ट लेने गए और उसने बोला ऑफर चल रहा है साहब, बाई वन गेट वन फ्री, या हम कह सकते हैं 3 शर्ट ले लोगे आप तो एक आपको फ्री दे दिया जाएगी, तो आपके पास टोटल आर्टिकल कितने हैं, आप बोलोगे मेरे पास आर्टिकल आए 4, लेकिन मैं पैसा कितने का दे रहा हूँ, पैसा कितने का दे रहा हूँ 3 का, तो यही कंडीशन आपके इस सवाल में, तो आपको छूट मिल रही है 40% की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, टाइम एंड वर्क का सवाल है आपका। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ द वर्क इन 6 days, बी alone can do the same work in 12 days, how long in days will will ए alone टेक टू डू डबल इज वर्क, ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक को अकेले उस काम के दोगुना करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, सॉरी, चलिए हम कहेंगे ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे आज की क्लास को। ए प्लस बी 6 दिन में काम को कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ बी अकेला कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल वर्क तो काम तो पता होनी चाहिए, अगर हमें काम कितना करवाना है तो हम कभी टोटल वर्क निकालने के लिए हम हमेशा करते हैं जो नंबर है यानी कि जो दे दे उसका कोई एक मल्टीपल ले लेते हैं, यानी कि हम 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12, तो ए प्लस बी 6 दिन में करेंगे तो इसको कितने की एफिशिएंसी से जाएगा, तो बोलेंगे आप 2 की एफिशिएंसी से जाएगा, तो ये काम कर देगा। इसी तरीके से ये एक की एफिशिएंसी एक दिन लेगा, यानी कि एक दिन के काम लेगा। अब यहाँ से हम ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, जैसे कह सकते हैं ए प्लस बी 2 दे रखा है और यहाँ पे ओनली बी दे रखा है 1, तो हम कह सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी सेम आ गई, इसकी भी एक है और इसकी भी एक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है 1 है और बी की भी कार्य क्षमता 1 है। ठीक है, अब ये कह रहा है ए को अकेले उस काम करने को कितना, काम को दोगुना कराने में, तब एक की स्पीड से जाएगा तो 12 दिन में करेगा, काम दोगुना करना है तो कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे, यानी कि 12 काम को एक ही एफिशिएंसी से जाएगा तो 12 दिन लगेंगे, लेकिन काम दोगुना कराना है यानी 24 काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे, आपको पता है 24 दिन लगेंगे, दैट्स ऑल। सवाल में कुछ खास ज्यादा नहीं, ऐसे ही सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने और आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा जब आप पेपर दे रहे हो कि ये सर तो अपने। चलिए एवरेज का ये सवाल है, इस सवाल को करने के दो तरीके, एक तो बेसिक से जाएंगे, एक हमारे अप्रोच से जाएंगे जो हम बताना चाहेंगे आपको। सवाल कह रहा है आपको द एवरेज एज ऑफ 26 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 26 ईयर, इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज द होल ग्रुप बिकम 27 ईयर, द एज इन ईयर्स ऑफ द टीचर एज, ये कह रहा है एक कक्षा में 26 विद्यार्थियों का औसत 26 है, यह शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है, तो टीचर की उसको एज बतानी है। चलिए दो तरीके से सवाल को हम करेंगे, देखो एक तो मैं बेसिक से बताऊंगा मेथड 1, पेन में बदल लेता हूँ ये थोड़ा सा, चलिए पेन तो मिल गया हमारा, यानी कि मेथड 1 हम करेंगे 26 स्टूडेंट्स हैं
26 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज कितना है 26 ही है। तो सम कितना होता है, सम बराबर होता है आपका एवरेज इंटू नंबर। सम निकालेंगे टोटल एवरेज कितना 26 और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने वो भी 26 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 हो जाए 676, सॉरी 676 होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है तो पूरे और एक टीचर को भी ये शामिल कर लेते हैं, यानी कि अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, आप बोलोगे 27। अब 27 स्टूडेंट्स हो गए या कह सकते, और उनका भी समूह की औसत आए 27 है, एवरेज भी इनका ये स्टूडेंट्स है, इसमें हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स है। समझो पहले बेसिक से, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। और ये टीचर्स भी है, टीचर है इसमें एक, ठीक है। और इनका एवरेज कितना है, एवरेज भी बोलोगे आप 27। सम कितना आ जाएगा आपका 27 गुणा 27, 729। अब ये कह रहा है भाई 676 तो टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज सम है और 729 टीचर और स्टूडेंट्स का सम है। तो आप बताइए टीचर की एज कितनी है, तो इसमें से इसको हम घटाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 729 माइनस 676, तो कहेंगे 9 में से 6 गया तो 3, 12 में 7 गया तो 5। जो टीचर है यानी कि शिक्षक की आयु कितनी है 53 साल का है वो टीचर। ये तो हो गया बेसिक बिल्कुल, लेकिन मैं एक एडवांस तरीका आपको बताऊं, कभी भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछे तो आपको एक लाइन में आप करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ 26 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 26 स्टूडेंट्स का एवरेज है 26। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स है और ये एवरेज है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है एक टीचर शामिल हो जाते हैं 26 से, एक टीचर शामिल हो रहा था कितना हो जाएंगे कैंडिडेट 27, इनका एवरेज कितना दे रखा है 27। अब हमें डायरेक्ट अगर टीचर्स की एज, टीचर की एज निकालनी, शिक्षक की एज निकालनी, तो हम कह सकते हैं ये कितना एवरेज कितना बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है 1 + 1 और स्टूडेंट्स और कैंडिडेट भी क्या बढ़ रहा है 1। तो कभी भी आपको ऐसा बोले तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 26, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 27 और टीचर की एज कितनी आ जाएगी यहाँ से भी निकल के 53। और यही आपके सवाल का आंसर, यहाँ भी 53 निकल के आ रहा था और यहाँ भी 50 निकल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड आपको पेपर में लगाना है जिससे आपको मैक्सिमम फायदा मिले, टाइम भी बचे। मैंने बोला 26 स्टूडेंट्स का एवरेज है 27 और कह रहे हैं जैसे ही एक टीचर शामिल हो जाएगा उसका जो एवरेज बढ़ जाएगा 27। तो 26 स्टूडेंट्स से उसमें एक कैंडिडेट और आ गया, यानी कि टीचर आ गया, तो उसकी कितने कैंडिडेट है वो टोटल, आप बोलोगे 27 27, यानी कि यहाँ एवरेज में एक बढ़ रहा है और कैंडिडेट भी एक बढ़ रहा है, तो 26 बन जा 21, 26 और ये 27, यानी कि टोटल जो टीचर की एज निकल के आई 53 साल का वो टीचर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम लोग। एलसीएम एचसीएफ का ये सवाल है, इस सवाल को करेंगे। सवाल है आपका, सवाल बहुत ईजी है बट आपको क्या अप्रोच रह सकती है आप मैं जानना चाहूंगा। टू नंबर्स हैव एन एचसीएफ ऑफ 18 एंड एलसीएम ऑफ 1512 if one of the numbers is 126 find the positive difference between these numbers। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ हटा रहे हैं और एलसीएम 1512 है, उनमें से एक संख्या 126 है, तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर क्या हुआ। आपने एलसीएम एचसीएफ का एक मेथड पढ़ा होगा, एलसीएम जब एलसीएम और एचसीएफ को मिलके पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कहेंगे, एलसीएम कितना है आपका 1512, एचसीएफ कितना है आप बोलोगे 18, एक नंबर कितना दे रखा है आपसे बोलोगे 126 और सेकंड नंबर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 18 सत्ते 126, 7 दूनी 14, 1 7 के 7 संचिक के 42, यानी कि जो सेकंड नंबर आ गया हमारा 216, 216 आ गया सेकंड नंबर आ गया। अब ये कह रहा है उन दो संख्या थी उनके अंतर बताना है, यानी पहली संख्या कितनी है
अब इन्हें हमें सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस बताना है। अब हमें सेकंड नंबर भी पता है, सेकंड नंबर हमारा कितना निकल गया 216, और एक संख्या कितनी दे रखी है 126। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0 और 11 में से 2 गया तो 9, यानी कि 90 इनका डिफरेंस आ जाएगा। 90 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? यानी कि हम कह सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है, एक हमारी प्रॉपर्टी होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। कह सकते हैं 1512 एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ आपका 18, एक नंबर उनमें से 126 दे रखा है। सेकंड नंबर हमें निकालना, सेकंड नंबर हम यहाँ से हम 216 निकालेंगे। सवाल में कहा गया इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालने, यानी 216 और 126 का डिफरेंस निकालेंगे, 90 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया यहाँ तक? अगर समझ में आया इजाजत है तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस सवाल को लेके। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको क्लास में, लास्ट तक देखोगे तो। सवाल है आपका, इन आर्टिकल वाज बॉट फॉर 8900, इट प्राइस वाज द मार्क अप द बाई 40%, देयर आफ्टर इट वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द ट्रांजेक्शन। ये एक सवाल कह रहा है, एक वस्तु 8900 रुपये में खरीदी गई है, इसके मूल्य में 40% की वृद्धि की गई और इसके बाद इसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देगी, छूट पर बेचा गया, तो इस लेन देन में लाभ का क्या होगा। कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाए तो पहले कोई बच्चा होगा जो नॉर्मल बच्चा होगा तो 89 में 40% की वृद्धि करेगा, यानी 8900 रुपये में 40% निकालेगा उसका, फिर उसमें 5% की छूट देगा। लेकिन हमें कभी भी परसेंटेज में आंसर निकालना है, इस सवाल में इस डेटा की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सा मतलब हमने रेशियो मेथड परसेंटेज में पढ़ा था कि पहले भैया 40% की वृद्धि हो रही है, फिर 5% की छूट दे रहा है, यानी कि 40% का मतलब क्या है, आप बोलोगे 2/5, इतना तो आपको पता ही होगा। 5% का मतलब क्या है, 1/20। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहले कोई संख्या 5, यानी कि पहले कोई वस्तु 5 की लेके आ रहा था और 2 बढ़ा दिया तो यानी कि 7 हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे रहा है, यानी 20 की कोई चीज लेके आ रहा था, यानी कि 20 रुपए उसकी पहली कीमत थी, तो अब उसकी हो जाएगी 19, तो 20 पंजे 100, 19 सत्ते कितना होता है 133। तो कोई संख्या 100 से 133 हो रही है तो हम कह सकते हैं उसको प्रॉफिट परसेंट कितना है, 33% इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको ये सवाल? इस तरीके से आप इस सवाल को करोगे तो आप डेफिनेटली इस सवाल में बहुत टाइम बचाओगे नहीं। कोई बच्चा करेगा 8 या 900 का 140% निकालेगा, फिर उस पर 5% की छूट निकालेगा, फिर देन उसका जो फाइनल प्राइस आएगा 89 8900 रुपये से उसको कंपेरिजन करके उसको आप समझ सकते हो कितना टाइम कंज्यूमिंग वाला ये कंसेप्ट होगा। लेकिन मैंने आपको बताया, हमें पता है परसेंटेज में कभी भी परसेंट में सवाल पूछे तो हमें इस सारी डेटा की जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि कोई चीज़ पहले 5 रुपये की थी तो अब उसका प्राइस बढ़ के 7 रुपये हो गया, और 5% की वैल्यू है 1/20, यानी कि कोई वस्तु पहले 20 रुपये की थी अब उसमें एक कम हो गया, यानी कि 19 रुपये की रहेगी। तो हमने पहले प्राइस कितना 100, सेकंड और जो बाद में आया 133, हम कह सकते हैं प्रॉफिट हमारे 33% का यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। ये सवाल को मैं बाद में बताऊंगा, हो सकता है ये सवाल आपको घर के लिए ये सवाल बताइए, सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल है आपका, इस सवाल में थोड़ा सा भी आप मिस हुए सवाल में टाइम नहीं जाओगे। देखो, ए मेटल रॉड इज डिवाइडेड इन टू 3 पार्ट, यानी कि एक रॉड है मेटल की, उसको 3 भाग में हमने डिवाइड किया, ए कॉमा बी एंड सी। द लेंथ ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो इन 9:20, एंड द लेंथ ऑफ सी एंड बी आर रेशियो 5:11, यानी कि सी एंड बी। तो हम क्या डायरेक्ट इसको ऐसे भी तो लिखते हैं कि बी रेशियो सी भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 11:5, तो सवाल हमें इजी पड़ जाएगा। जैसे सी एंड बी का रेशियो दे रखा है 5:11, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, बी रेशियो सी तो लिख सकता हूँ। बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 11:5, अब सवाल हमारा बन जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए एंड सी इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल लेंथ इन सेंटीमीटर इन द मेटल रॉड। सवाल कह रहा है आपका, एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए कॉमा बी और सी में विभाजित किया गया, ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है,
जबकि सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई का अंतर 10 सेंटीमीटर तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात करिए। सवाल को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। चलिए, सवाल कह रहा है ए और बी का रेशियो दे रखा है आपको, यानी हम कह सकते हैं कितना है, 9 रेशियो। अब आपको ये भी पता है हमने यहाँ पे रेशियो को सही कर लिया था। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है आपका 11:5। अब यहाँ से हम ए रेशियो बी रेशियो सी हम कैसे डायरेक्ट, हमने आपका बहुत बार आपको निकाल के बताया था, यानी कि हम इस उल्टा एन बनाते हैं। तो ए कोमा बी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी हम निकालेंगे डायरेक्ट, तो 11×99, फिर इसका करेंगे मल्टीप्लाई 220 और 20×5 100। हम कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपका 99:220:100। तो हम कह सकते हैं, अब करा ए और सी की लंबाई का अंतर 10 दे रखे, यानी कि हम कहेंगे यहाँ से इनका डिफरेंस, यहाँ तो यूनिट में तो 1 आ रहा है लेकिन सवाल में कह रहा है 10। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अब सवाल कह रहा है जो टोटल आपकी रॉड थी उसकी लंबाई कितनी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं 100 और 220 कितना हो जाएगा, 320, और 320 और 99 हो जाएगा आपका 419। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 419 की वैल्यू की 419 यूनिट की वैल्यू कितनी हो, इसको भी 10 से गुना करेंगे तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा 4000, सॉरी, सवाल का आंसर आएगा 4190 मीटर की वो आपकी क्या होगी, रॉड होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझ में आया? सवाल बहुत आपको लग रहा हो बड़ा है, ये नहीं, लेकिन आपको सवाल को बस पेशेंस के साथ पढ़ना सीखना है। पेपर में कभी भी आप सवाल करें थोड़ा सा काम होके करिएगा, शांत रहिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हमने देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता था कि बी सी एंड बी का रेशियो, लेकिन मैंने उसको उल्टा करके लिख दिया, बी रेशियो सी, अरे 11:5 हम डायरेक्ट निकाल दिए। ए रेशियो बी रेशियो सी हमने अब तो निकाल सकते हैं ना इजली। चलिए, सवाल समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आपकी इजाजत है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये सवाल है, सवाल कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट कर्व सरफेस एरिया 2/5 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर। ये कह रहा है एक समकोण वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ नहीं, एक लाइन का सवाल है, आपको ऐसा सवाल कभी भी दिख जाए तो आपको क्या करना, 542 मल्टीप्लाई 2/5 कर दीजिएगा। सवाल आपके कदमों में होगा, सवाल का आंसर, यानी कि हम कैसे 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10 बटे 5, और 5 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या का डबल करके एक पॉइंट लास्ट के डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1084 का मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं 2168 बटे 5, ये आंसर आ जाएगा आपका ये, यानी कि 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये सवाल में कुछ नहीं था। अब बहुत से बच्चे इसमें रेडियस निकालेंगे, लेकिन नहीं करने की जरूरत है लाडली। आगे बढ़ते हैं, सवाल को दोबारा देखिएगा, आप देखेंगे किताबों में और भी टीचर्स ने कितने बड़े बड़े सॉल्यूशन करा रखे हैं इस सवाल के, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा करने की नीड ही नहीं थी। 2/5 करना था, 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर था। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब है आपको समझ में आना चाहिए। ये सवाल करिए, ये सवाल एक अच्छा सवाल है, लेवल है इसका अपने आप में, और ये सवाल इस तरीके का सवाल आपका एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था एक बार 2017 यानी 2017 के पेपर में ऐसा सवाल पूछा गया। सवाल कह रहा है P इज एनी पॉइंट, सवाल को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। P इज एनी पॉइंट इनसाइड दैट रेक्टेंगल ABCD if PA 98 सेंटीमीटर, PB 91 सेंटीमीटर एंड PC बराबर 21 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द PD इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू। सवाल कह रहा है आपका P आयत ABCD के अंदर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है,
यदि पी ए बराबर 98 सेंटीमीटर है, पी बी बराबर 91 सेंटीमीटर और पी सी बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो पी डी की लंबाई क्या होगी? पहले तो हम यहाँ से बनाएंगे क्या, एक रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हमने यहाँ से बनाया, ड्राइंग मेरी खराब है, कोई बात नहीं। ए बी सी और डी, ठीक है। हमने मान लिया कोई एक पॉइंट पी पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पे, मिड में नहीं बोला तो हमने यहाँ पे मान लिया ऐसे, ठीक है। पी पॉइंट को मैंने यहाँ पे मान लिया। कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि एबीसीडी के अंदर एक पॉइंट दे रखा है और उसकी जो साइड दे रखी है, तो किस सवाल को ऐसे करेंगे, हमारे एक डायरेक्ट थ्योरम होती है, आप याद रखेंगे इसको, अपनी कॉपी में भी नोट करके चलेंगे। पी ए बराबर पी ए स्क्वायर बराबर, सॉरी पी ए स्क्वायर नहीं, पी ए स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर, सॉरी पी वी नहीं, एक मिनट, सॉरी पी सी स्क्वायर, पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर बराबर प्लस पी डी स्क्वायर। ये हमेशा आपको याद रखेंगे और ये थ्योरम पे ही आपके कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो पी ए कितना है, अब बच्चे में थोड़ा सा इसका स्क्वायर करने में होगा, लेकिन 98 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, प्लस पी सी स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर बराबर पी वी आपसे पूछा है, सॉरी पी डी आपसे पूछा, पी वी कितना है 91 का स्क्वायर। अब आप बच्चे के सर इसका स्क्वायर करना, ये तो आपको ये चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे आपको करके बताएंगे। 98 का स्क्वायर कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा? 9604 होता है आपका, कितना होता है 9604, और 21 का स्क्वायर 441। अब 91 का स्क्वायर नहीं बच्चों को बताओ, यही तो दिक्कत है बच्चों को। स्क्वायर आपको 91 का स्क्वायर होता है आपका 8281, कितना होता है 8281 प्लस 8281 प्लस पी डी स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 5 4 0 10, 10,000, यही होगा क्या? एक मिनट, वेट 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 वेट, ठीक, 4 1 5 4 6 4 10 9 1 10, 10,045 माइनस 8281 बराबर पी डी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर ले आ रहा हूँ इसको, 5 में से 1 गया 4, और हम कह सकते हैं 8281 14, हाँ 1764, ठीक है, हाँ 1764 बचेगा बराबर पी डी स्क्वायर। 1764 किसका स्क्वायर होता है, अब कोई बच्चा बताएगा? अब देखो 8 का 64 आता है, लेकिन 38 का नहीं होता, 1700 कुछ होता है, लेकिन पी ये आ जाएगा आपको 42, पी डी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी पी डी की वैल्यू, कितनी आ जाएगी 42 का ये होगा स्क्वायर, ठीक है। सवाल को आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो मैं बता दूं, अगर कभी भी रेक्टेंगल दे रखा है आपका और उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाता है, उसकी कोई फिक्स नहीं होगा, एक पॉइंट वाले वाले मान लिए पॉइंट पी यहाँ पे, तो इसकी आपको डायरेक्ट थ्योरम याद रखनी है, पी ए स्क्वायर, देखो पहले पी ए स्क्वायर फिर उसका पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। अब जैसे जो वैल्यू देखी 98 का स्क्वायर कितना होता है 9604, 21 का स्क्वायर होगा 441, 91 का स्क्वायर होता है 8281 प्लस पी डी स्क्वायर, मैंने इसको ऐड किया 10,045 में से 8281 घटाया, यानी कि 1764 बचा, 1764 बराबर पी डी स्क्वायर, तो पी डी की वैल्यू आपकी यहाँ से आती है 42 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, दोबारा से देख सकते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आगे हालांकि आपको कंसेप्ट समझा दिया किस तरीके से आपका ये सवाल पूछा जाता है। सवाल बढ़िया था, अच्छा था। चलिए एसपीसीपी पे क्वेश्चन आ गया, चलिए। अ फ्रूट वेंडर bought 150 mango. He sold them at such a price that the selling price of 120 mango equals to
कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 मैंगोज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सवाल कह रहा है एक फल विक्रेता में 150 आम खरीदे, ठीक है, उसने उन्हें इस प्रकार बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के लागत मूल्य के बराबर होता है, उसका लाभ प्रस्तुत क्या है। कभी भी ऐसा सवाल आए, पेन का मेरा, हाँ ये रहा, चलिए पेन भी खो जाता है। हम कहेंगे यहां से यानी कि 120, अरे भैया ये तो ज्यादा छोटा होगा, 120 जो मैंगो उनका एसपी किसके बराबर है, 150 सीपी के बराबर है। 0 से 0 कटेगा, यानी कि हम सीपी और एसपी का यहाँ से रेशियो निकालेंगे, तो सीपी कितना है, 12 आ जाएगा यहाँ से, और एसपी 15 है। अब हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। सीपी मुझे पता ही है, सीपी मेरा 12 है, कितना 12 मल्टीप्लाई 100, तो 300 के 12, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का मुझे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ऐसे सवाल आपके पेपर में भर भर के आने हैं, आते रहे और आते भी रहेंगे। प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिले होंगे। तो इस चीज़ के लिए टेंशन ना लेगा, सर ये करा रहे क्या, ये मेरे पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें याद आएंगी, सर ने कुछ बोला था हमें और हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। ऐसा कभी भी सवाल है, मैंने बोला 120 आमों का एसपी, 150 आमों के सीपी के इक्वल रख दिया, मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। प्रॉफिट मुझे यहाँ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट आप बताएंगे कि सर आपने बताया तो 3 का होगा, 3 का प्रॉफिट है। सीपी कितना है मेरा 12, यानी 3/12, यानी कि 1/4, 1/4%, 1/4 का मतलब होता है 25%। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ऐसे हम डेली क्लासेस करते रहेंगे, रेलवे वाले बच्चे भी परेशान रहते हैं। ये सवाल आया रेलवे सवाल में, इस सवाल में कुछ नहीं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इक्विवेलेंट टू 3:2। अब ये कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें से 3:2 के में बनना है। 17 से ये तो कटेगा नहीं, ये नहीं कट रहा। अब देखो, अब एक रेशियो मुझे दिख रहा है जो 2 और 3 के रेशियो में, 3 रेशियो, हटा रहे 3 54, हटा रहे 36, यही अब इसका राइट आंसर है। ये सवाल था, ऐसा लेवल पूछा था आपने, तो ये चीज देख थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना होता है, 3:2। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है आपका। द अमाउंट ऑन ए सम ऑफ 6,800 एट द 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली इन 2 ईयर्स टाइम विल बी। ये कह रहा है 6800 रुपये की राशि 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2% वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी, ये कह रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, यानी कि कोई आज पहले राशि यानी प्रिंसिपल 20 था, तो बढ़ के कितनी होगी, आप बोलोगे 23 हो जाएगा, यही तो होता है। लेकिन मामला 2 साल का है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 529। अब एक चीज़ और बताऊं मैं इसमें आपको, ये आपका होता है अमाउंट, कल को आपसे कई सारी चीज़ें पूछ सकते हैं यहाँ पे, अमाउंट ये होता है आपका सॉरी, अमाउंट ये प्रिंसिपल होता है, सॉरी सॉरी, ये होता है आपका प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। अमाउंट में आपका क्या क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, पी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और ये उनका इनका डिफरेंस का ये होती है आपकी ब्याज, यानी कि हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कह सकते हैं 400 129 इंच की। आप कल को पूछ सकता है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताए, तो 129 की वैल्यू बतानी पड़ेगी आपको। सवाल में आप क्या करें, 400 की वैल्यू सवाल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6800, तो हम कह सकते हैं 1%, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 गुना 17 गुना। पूछे आपसे प्राप्त धनराशि यानी कि अमाउंट पूछा, तो इसको भी 17 गुना करेंगे। अब इस सवाल में कैसे करेंगे, देखो 17 पंजे 85, 17 दूनी यानी कि
34 और 85, हाँ ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 3 लास्ट का इनो डेट होगा तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब बात आती है, क्या 8993 होगा या 93 होगा? ठीक है, 17 5 85 8,500 तो होगा, 17 दूनी 34 340 हो, 8,500 होगा आपका 8840, और 17 नंबर 153 जोड़ेंगे तो आपका होगा 8,993, ना कि 9,393। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। लास्ट सवाल है आज की क्लास का। सवाल कह रहा है आपका, स्मृति गोज टू द शॉपिंग मॉल एट द स्पीड ऑफ 20 km/h and the returns at the speed of 69 km/h. Find the average speed in km/h for the entire trip। ये कह रहा है, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक शॉपिंग मॉल में जाती है और 69 किलोमीटर की स्पीड से वापस आती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करिएगा। ये थोड़ा सा उल्टा नहीं होगा? शॉपिंग मॉल तो लड़कियां बहुत जल्दी जाती हैं स्पीड में, लेकिन लौटती लेट है। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, सवाल के माध्यम से हम समझेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, कभी भी आपसे पूछे एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस y। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, रखिए। 2x कितना है आपका 21 गुणा 69 और x प्लस वाई कितना हो जाएगा 21 और 69 90। अब थोड़ा सा इसको काटेंगे, 2 से 45, 3 से 7, 3 से 15, 3 से कटेगा 23, 3 से 5, 23 सत्ते कितना होता है 7 दूनी 14, 140 और 7 161, 161/5 हम कह सकते हैं इसको। ये आ जाएगा 5 या 15, 1 5 10, यानी 32.2 km/h की स्पीड से जाएगी। ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुझे सही संभालनी, कैलकुलेशन नहीं, मुझे अपनी हैंड राइटिंग पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ सकते हो कंसेप्ट क्या है, 2xy अपॉन x प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आज की क्लास में हमने जाना कुछ एनटीपीसी के आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऐसे हम डेली क्लासेस करते रहेंगे। अब आपको चैनल पे ये क्लास मिलती रहेगी और इस क्लास में कोई भी गैप नहीं होगा। अगर गैप होगा तो मैं आपको बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि आज क्लास नहीं होगी, लेकिन रेगुलर आप रहिए इस चैनल पे। बाकी और भी कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।